स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो हम ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का लेक्चर को आज बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम लाइन क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड इन स्टेट एंड अनदर प्लेसेस। एक मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस रखा जाता है। जो पोल हम लगाते हैं उसका जो सबसे निचला वाला भाग होता है कंडक्टर का, उससे तो वो कौन सा भाग तो देखिए कौन सा भाग होता है। ये आपका सपोज पोल है, ठीक है। पोल पे ये वायर लगे हैं इधर से ऐसे। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस जो होगा ये नीचे की ज़मीन है, इस वाले कंडक्टर से लिया जाता है, जो दूरी ली जाती है। तो ये कितना होना चाहिए उसके लिए ये टेबल है आपके सामने और इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक। लोकेशन देखते हैं। जो हमारी गली होती है, जैसे अर्बन एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और या सड़क को पार करते हुए यदि कोई हमारी लाइन लगाई जानी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पोल वाली ओवरहेड की, तो वहाँ पे यदि उसकी जो वोल्टता है 250 से 650 वोल्ट तक है, तो उसके लिए मिनिमम जो क्लियरेंस होगा वो 5.8 मीटर का रखा जाएगा। अगर हाई वोल्टेज है 650 से लेकर के 11 केवी से लेकर के 33 केवी तक है, तो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 6.1 मीटर रखा जाता है। और यदि 33 केवी से अधिक की लाइन बनाई जा रही है तो उस दशा में 5.2 मीटर तो रखेंगे ही, साथ में जितना हमारा 33 केवी लाइन बढ़ेगी मल्टीपल में, जैसे 66 केवी की है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे 5.505 मीटर, मतलब 305 मीटर प्रति 33 केवी पे बढ़ जाता है। और यदि गली व सड़क से गुजर रही है और लाइन की वोल्टता 250 से 650 के बीच में है, तो उस कंडीशन में आप 5.5 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस रख करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हाई वोल्टेज की है 33 केवी की लाइन है तो 5.8 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस रख करके भी हम काम कर सकते हैं। अन्य स्थानों पे कम वोल्टेज की है तो 4.6 मीटर यूज करेंगे और हाई वोल्टेज की है तो 5.2 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस रखा जाता है। और 33 केवी से अधिक है तो 6.1 मीटर से कम नहीं रखेंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन इन लाइन। जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे लगाए जाते हैं, इसके लिए देखते हैं। तो देखिए वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए पार्टिकुलर मैं तीनों फिगर के बना करके डिस्कस कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्या है कंडक्टर का? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि जो पोल के ऊपर या फिर टावर के ऊपर कंडक्टर लगाए जाते हैं उनकी पोजीशन क्या है, उसके आधार पे हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 12.31 मीटर, उसके बाद में 19.38 मीटर, उसके बाद में 12.25 मीटर, उसके बाद में 5.9 मीटर। ये कॉन्फ़िगरेशन है हॉरिजॉन्टल
इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल गैपिंग। यहाँ से यहाँ तक की जो गैपिंग है ये हॉरिजॉन्टल गैपिंग है। और ये वाली जो गैपिंग है इसको बोलते हैं, कलर चेंज करते हैं, ये वाली जो गैपिंग है इसको बोलते हैं वर्टिकल गैपिंग। तो इसी के आधार पे कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके आधार पे भी लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें स्पेसिंग कैसे होती है? स्पेसिंग देखिए 12.31 मीटर सबसे नीचे वाले में होगी, उसके बाद में दूसरे वाले में 19.38 मीटर, तीसरे वाले में इसमें इस वाले में 12.25 मीटर की गैपिंग होगी, और इसमें जो होगी वो 5.9 मीटर की गैपिंग होगी। ठीक है। उसके बाद में आपका जो वर्टिकल गैपिंग है इसको देख लेते हैं। वर्टिकल गैपिंग, ये जो गैपिंग है इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल गैपिंग, ग्राउंड क्लियरेंस भी बोलते हैं जीसी इसको। ठीक है। उसके बाद में ये मिनिमम वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है कि कितना रखना है, जो अभी ऊपर हम डिस्कस किए हैं। और ये वाली जो गैपिंग होगी ये थोड़ा कम हो जाती है, और ये दोनों गैपिंग लगभग बराबर रखी जाती है। और इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है, ये यहाँ पे जो वायर यूज होता है ये अर्थ वायर होता है। ठीक। अर्थ वायर के नीचे जस्ट यहाँ पे सर्किट यूज की जाती है। अब ये जो टावर है ये डबल सर्किट का टावर है। इधर से आर वाई बी 3 फेज इधर, और इधर भी 3 फेज लगे हैं। तो ये क्या करते हैं, एक इनकमिंग भी हो सकता है, एक आउटगोइंग भी हो सकता है। मतलब एक तरफ से लाइन आ रही है, एक तरफ से जा रही है, या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में सप्लाई भेजी जा रही हो, तो ये कोई भी हो सकता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कंडक्टर का वो यही होता है कि कंडक्टर की पोजीशन क्या है, कैसे लगाया गया है। और भी हम देख लेते हैं नीचे कुछ इस टाइप के होते हैं। ये वर्टिकल स्टैक बोला जाता है। कभी कभी ये जो यूज करते हैं हम, ये वाली कंडीशन ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होती है। और ये वाली कंडीशन हमारी जो होती है वो 33 kV, उसके बाद में 66 kV, और उसके बाद में 132 kV टावर आ जाता है वहाँ पे। तो इस जगह ऐसे यूज करते हैं। इसको वाई भी बोलते हैं, वाई टाइप। और इसके बाद बात आती है हॉरिजॉन्टल वाली। इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है हॉरिजॉन्टल का, ये देखिए इस टाइप का होता है। मतलब आर वाई बी, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच में गैपिंग होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो गई। एक स्टैटिक वायर लगा देते हैं ऊपर। तो ओवरऑल हम कॉन्फ़िगरेशन देख लिए कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रायंगुलर भी होता है। तो इसको वाई वाला जो है हमारा ये ट्रायंगुलर भी कहलाता है इस टाइप का। ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक आपको। चलिए अब देखते हैं कि ये गैपिंग कितना रखते हैं। वर्किंग वोल्टेज हमारा दिया, जैसे हमको पता है, तो हम स्पेसिंग कितना रखेंगे उनके बीच में जो दोनों वायर हैं। ये ऊपर अभी जो देखे आप यहाँ पे, यहाँ आर है सपोज, ये वाई है और ये बी है, तो इनके बीच में गैपिंग कितना रखेंगे वोल्टेज के आधार पे, उसको देख लेते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्लियरली आपको दिखे। ठीक। देखिए 400 या 230 वोल्ट है, और स्पैन जो रहता है दोनों टावरों के बीच में वो 75 मीटर तक है, या फिर 75 से 100 मीटर तक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग का मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है, चलिए ऐसे देख लेते हैं, ये आपका कंडक्टर जो है ये, इनके बीच गैपिंग कितना होगी, इनके बीच गैपिंग होनी चाहिए 3.3 मीटर। और अगर 75 से 100 के बीच में स्पैन है तो वहाँ पे 0.4 मीटर गैपिंग रखेंगे हॉरिजॉन्टल गैपिंग। और वर्टिकल गैपिंग कितना रखेंगे, 0.2 मीटर और 0.3 मीटर। इसके बाद में जो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर एंड सपोर्ट होती है,
जैसे इसका क्या मतलब है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक, और यहाँ पे क्लैंप लगे हैं, सपोज ये इंसुलेटर लगा है, तो ये सपोर्ट और जो हमारा कंडक्टर यहाँ से गुजरेगा उसके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 20 सेंटीमीटर का लीजिए या फिर 0.2 मीटर का लीजिए। ये दोनों केस में होता है। इस चाहे स्पैन जो है 75 मीटर है तब भी, अब 75 से 100 है तब भी, दोनों केस में 20 सेंटीमीटर ही रखते हैं। उसके बाद यदि हमारी लाइन 11 kV की है तो उस केस में हॉरिजेंटल गैपिंग जो होगी वो 1.03 मीटर की रखेंगे, वर्टिकल गैपिंग थोड़ा कम रखेंगे, 0.65 मीटर होगी, और पोल और कंडक्टर के सपोर्ट के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो होगी आपकी 0.24 मीटर की। इसके बाद 33 kV की यदि लाइन है तो उसके लिए 1.525 यूज करेंगे मीटर का हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, और वर्टिकल जो स्पेसिंग होगी वो होगी आपकी 1.2 मीटर की। इसके बाद अगर कंडक्टर और पोल के बीच में देखें हम तो वहाँ पे 0.47 मीटर गैपिंग आती है। 66 kV के लिए देखते हैं तो 3.23 मीटर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रहेगी और वर्टिकल रहेगी 1.98 मीटर, पोल और कंडक्टर के बीच में 0.76 मीटर रहेगी। तो ये थोड़ा सा जो डाटा है ये आपको याद रख करना होगा, ये प्रैक्टिकल में भी यूज किया जाता है। अब बात आती है एसेसरीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होंगे, ओवरहेड में, अंडरग्राउंड है तो वहाँ पे भी। अगर क्रॉस आर्म की बात करें तो क्रॉस आर्म जो होगा इसकी लंबाई डिपेंड करती है कि वोल्टेज कितना सप्लाई किया जाना है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसकी लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज के आधार पर ही ये डिसाइड होता है कि कितना इनके कंडक्टर के बीच में गैपिंग रखनी है। सपोज ये आपका कोई टावर है, ये ठीक है, ये टावर है कुछ इस टाइप का, यहाँ से एक कंडक्टर, यहाँ से एक कंडक्टर। तो अब ये जो क्रॉस आर्म है, ये क्रॉस आर्म बोला जाता है। ये जो क्रॉस आर्म है इसकी लंबाई इस पे निर्भर करेगी कि सप्लाई वोल्टेज कितना है। अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगा तो इनके बीच में जो गैपिंग होगी ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये जो गैपिंग होगी ये बढ़ानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा क्लोजली रहेंगे तो यहाँ पे स्किन इफ़ेक्ट और कोरोना लॉसेस तो होगा ही, स्किन इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा और इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। वो पावर सिस्टम का पार्ट है इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। इसके कारण हम ज़्यादा क्रॉस आर्म को ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट हमारा वीक हो जाएगा। यहाँ पे ये सपोर्ट इसको पार्टिकुलरली अच्छे से प्रदान नहीं करेगा। उसके बाद में आप ये डिपेंड ऑन रहेगा, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग में, ये रहेगा डिपेंड ऑन। क्रॉस आर्म की लंबाई किस पे डिपेंड करती है? पहला है वोल्टेज के ऊपर निर्भर करेगी, वोल्टेज अगर बढ़ता है तो लंबाई बढ़ेगी। कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऊपर अभी मैं बताया हूँ कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रायंगुलर या फिर वाई। तीसरा डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ सर्किट इन लाइन। अब ये नई चीज़ है थोड़ा सा, नंबर ऑफ़ सर्किट इन लाइन। जैसे ये आपका पोल है, इस पोल पे सपोज आपकी 2 लाइनें जा रही हैं, एक लाइन ये हो गई और अगेन एक लाइन ये हो गई। तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि क्रॉस आर्म कितना हमें लंबा लगाना होगा। और उसके बाद में पोजीशन ऑफ लाइन, लाइन की पोजीशन क्या है उसके आधार पे भी हम क्रॉस आर्म की लंबाई को
घटा बढ़ा के यूज करते हैं। कंडक्टर एंड इट्स साइज डिपेंड ऑन। अब बात आती है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का एस्टिमेशन करेंगे, लगाएंगे, उसमें जो कंडक्टर यूज होगा उसकी साइज किसके ऊपर निर्भर करेगी और इसकी निर्भरता कौन कौन से फैक्टर्स पर होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? सबसे पहले आपका वर्किंग वोल्टेज आता है, वर्किंग वोल्टेज। उसके बाद में लाइन की लेंथ कितनी है। सपोज लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी निर्भर करेगा कंडक्टर की साइज और उसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और लोड के पावर फैक्टर पर भी निर्भर करेगा, परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप पर भी निर्भर करता है कंडक्टर की साइज़। तो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो कंडक्टर की साइज़ है इससे क्या कौन कौन से फैक्टर प्रभावित होते हैं। सपोज कंडक्टर आपका ये है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा ए, इसका कुछ अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा आर, रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टिंग मटेरियल की रो। तो ओवरऑल इसका जो रेजिस्टेंस आएगा आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये डिपेंड करेगा लंबाई के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर, इसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है लंबाई को, क्योंकि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा बढ़ेगा वहाँ पे। तो ओवरऑल जो कंडक्टर की साइज़ है वो पूरा निर्भर कर रहेगा किस पे, कि हमें उससे कितना पावर ट्रांसमिट करना है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना लेना है। सपोज पावर लाइन आपकी 100 किलोवाट की है, ठीक है। तो इसके लिए करंट कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, 3 फेज सप्लाई अगर है तो यहाँ पे हम 400 वोल्ट यूज़ करेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। पावर फैक्टर पे भी निर्भरता होती है, क्यों? क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं P = √3 VI cos फाई। तो cos फाई की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है पावर, वोल्टेज, करंट, ठीक। तो करंट की वैल्यू यदि चेंज होगी तो पावर फैक्टर भी आपका चेंज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ये देखना है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन जो होती है या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसका पावर फैक्टर निर्भर करता है कि लोड कैसा है उसके ऊपर। परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप इन लो वोल्टेज लाइन एंड हाई वोल्टेज की लाइन है, दोनों में ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार होता है, इतना रखा जाता है। ±5% होता है लो वोल्टेज लाइन के लिए, जैसे 11 kV की लाइन है या फिर 400 वोल्ट की लाइन है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ±5% रखा जाएगा। वो कैसे होता है, अगर 400 वोल्ट की लाइन है तो इसमें +5% मतलब 405 वोल्ट ये हो सकता है, या फिर -5 वोल्ट इसमें से करेंगे तो 395 वोल्ट भी हो सकता है। उसके बाद में अगर 11 kV की लाइन है तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू जो परमिसिबल है वो बढ़ जाती है, वो 12.5% हो जाती है। ओवरऑल जो वोल्टेज आएगा उसका 12.5% वोल्टेज ड्रॉप हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर साइज एंड इट्स एम्पियर रेटिंग। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है, बस आपको ये टेबल मैं इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये देखना आ जाए कि करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे हम कंडक्टर की साइज कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये कोड वर्ड है कंडक्टर के लिए, इधर कंडक्टर का नाम है, जैसे मेरिट्स है, एफिस है, वेवेल है, लेडी बर्ड, एंड फ्लाई। नंबर ऑफ़ वायर्स, नंबर ऑफ़ वायर्स क्या है, जैसे ये कंडक्टर का साइज ये है, इसमें ऐसे गोल गोल से जो रहते हैं स्टैंडर्ड किए हुए कंडक्टर, उनकी बात हो रही है, नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स हैं। साथ में डायमीटर ऑफ वायर्स इन mm। तो ये जो कंडक्टर यूज हुआ बना है इतना स्टैंडर्ड करके, इसके बीच में जो ये कंडक्टर स्टैंडर्ड कर बना गए हैं, इनकी साइज़ क्या है, ठीक। ये डिपेंड कर, इनकी साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है करंट कैरिंग
कैपेसिटी, एम्पियर रेटिंग। अब डायमीटर ऑफ कंडक्टर इन mm, ये कंडक्टर का डायमीटर है, ये एक कंडक्टर जो वायर लग रहे हैं उसका डायमीटर है, ये पूरा होल कंडक्टर का डायमीटर है। आगे परमिसिबल वेट ऑफ कंडक्टर इन किलोग्राम प्रति किलोमीटर में, तो यहाँ पे आप कितने किलोमीटर यूज के लिए लाइन लगानी है, सपोज 100 किलोमीटर के लिए लाइन लगानी है तो वहाँ पे कितना किलोग्राम कंडक्टर लगेगा उसके आधार पे यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि एम्पियर रेटिंग क्या होगी। तो एम्पियर रेटिंग डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के आधार पे चेंज होता है। बिकॉज जो हमारा कंडक्टर होता है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और हीट जनरेट होगी, कंडक्टर के गलने की संभावना रहती है। तो हम वोल्टेज को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो फाइनली देखते हैं कंडक्टर की साइज़ हम कैसे निकालेंगे। सपोज आपके लाइन जो है वो जो लगा रहे हैं आप, उसकी करेंट कैरिंग कैपेसिटी आ गई 116 एम्पियर, ठीक है। और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है ये 40 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है। तो इस केस में हमें कंडक्टर की साइज़ कितनी लेनी होगी, इसके सामने जस्ट हम देखेंगे 116 एम्पियर के सामने यहाँ पे कंडक्टर की रेटिंग डायमीटर कितना आएगा 6.368 mm। इसी प्रकार से अगर हमारे कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है 229 एम्पियर, तो उसके लिए डायमीटर क्या होगा हमारे कंडक्टर का, ये होगा 10.20 mm होगा। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारी इस लाइन में कितना यूज किया जाएगा और उसकी लंबाई कितनी होगी, वेट कितना आएगा। लंबाई तो ऑलरेडी हमको ज्ञात होती है, तो लंबाई के हिसाब से वेट निकाल लेते हैं। तो ये भी टेबल है। कंडक्टर एसी कंडक्टर है, एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। ACSR इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, तो कहीं कहीं पे AC यूज करते हैं, कहीं कहीं पे ACSR यूज करते हैं। कहाँ AC यूज करेंगे, जहाँ पे लो वोल्टेज की लाइन है, जैसे 400 वोल्ट की है तो वहाँ एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर यूज़ कर लेते हैं। और लो वोल्टेज से अधिक है, जैसे 11 kV है, 33 kV है, तो वहाँ पे ACSR यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ACSR कंडक्टर के लिए टेबल है, उसका कंडक्टर का कोड का केबल कोड का नाम है, साथ में उनका डायमीटर दिया गया। तो डायमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम पिछले टेबल में देखे थे डायमीटर कैसे निकालना, उसी तरह यहाँ पे भी आपको डायमीटर निकालना होगा। सपोज एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पर 208 एम्पियर के लिए आपको लाइन बनानी है। तो इसके केस में आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा, डायमीटर ये आएगा 10.05 mm में। और इस टेबल में आपको एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि अप्रॉक्स में कितना किलोग्राम आपका कंडक्टर यूज होगा, 1860 किलोग्राम कंडक्टर यूज होगा। कितने में, 1 किलोमीटर की लाइन में। इसी प्रकार से कैट, डॉग, लेटोपार्ड, कॉयोट, टाइगर, वोल्फ, लाइनक्स, ये सभी पैंथर, ये सभी जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये कंडक्टर के नाम हैं। ये अलग अलग करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अब बात आती है डिफरेंट वोल्टेज कंडक्टर ऑन सेम सपोर्ट। जैसे एक ही पोल है तो उस पर डिफरेंट वोल्टेज की लाइन हम कैसे लगाते हैं, तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है।
सपोज आपकी ये वाली जो लाइन है, हमेशा हम ये ध्यान रखते हैं कि ऊपर जो लाइन लगाते हैं सपोर्ट में वो हाई वोल्टेज की रहेगी, हाई वोल्टेज की, और नीचे वाला जो लाइन होगा वो लो वोल्टेज की लाइन लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, हम लाइन लगा रहे हैं उस टाइम पे, सपोज ये वाली जो लाइन है ये लो वोल्टेज की है और इसके बाद में हमें हाई वोल्टेज का लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे कर लेते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि हाई वोल्टेज की लाइन हमेशा ऊपर रखते हैं और लो वोल्टेज की लाइन हमेशा नीचे रखते हैं। एक पोल सपोर्ट पर हम लगा सकते हैं दो लाइनों को। तो देखिए ये आपका ड्राइंग में बनाने के लिए आता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि जो सिंगल पोल है उस पर आपको डबल सप्लाई वोल्टेज की लाइन को लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, तो आपको इस फिगर को बना करके बताना होगा, एग्जामिनर को समझाना होगा कि किस तरह से हम डबल वोल्टेज की लाइन को एक पोल पे लगा सकते हैं। तो जैसे ये आर वाई बी एन स्ट्रीट लाइट भी होती है, 1 2 3 4 5। एक स्ट्रीट में ये खंभा लगा है, इसके ऊपर से एक लाइन गई हुई है और एक लाइन सपोज ये कोई कस्बा है इधर गई हुई है इसमें से, और ये खंभा स्ट्रीट लाइट में लगा हुआ है और ये यहाँ पे हाई वोल्टेज की लाइन है, ये 33 kV है या फिर 11 kV की लाइन है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि नीचे जो लाइन लगाते हैं ये वाली, इनके बीच की गैपिंग 200 mm रखते हैं, वायरों के बीच की गैपिंग। ठीक, और इसके ऊपर जो एरिया है ये वाला, ये रिजर्व रहता है 650 mm, इनके बीच की गैपिंग रहेगी इधर, सॉरी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक गैपिंग रहती है 650 mm की, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी रहती है वो रहती है आपकी 305 mm। और ये जो ब्रेसिंग लगाते हैं ये क्रॉस आर्म है आपका, तो इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, तो इनके बीच में यहाँ पे जो नट लगेगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 305 mm की होगी। तो ओवरऑल जो हमारा ये यूज होगा क्रॉस आर्म, इसकी दूरी होती है 1160 mm। ये आपका डबल पोल, एक सिंगल पोल पे डबल लाइन का स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो। इसके बाद आती है बात सेक्शन पोल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। सेक्शन पोल किस टाइप का होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है, कहाँ लगाते हैं। तो डबल पोल कंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू लाइंस इन 2.5 किलोमीटर, दे विल बी नोन एज ए सेक्शन पोल। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए डबल पोल स्ट्रक्चर जो होता है ये इस टाइप का होता है। यहाँ पे ब्रेसिंग लगी जाती है बीच में, ये इंसुलेटर होता है यहाँ पे। ठीक, इधर से कोई लाइन आ रही है, एक लाइन इधर से आ रही है और यही लाइन आगे तक जाना है इसी लाइन को लेकर के। तो डबल पोल स्ट्रक्चर हमारा यूज करते हैं 2.5 किलोमीटर की लंबाई यदि हमारी लाइन तय कर ली है वहाँ पे, ये बीच में इस तरह यूज होगा। 3D फिगर में नहीं बन रहा है यहाँ पे, अभी नीचे दिखा देंगे आपको कैसे होता है। तो हमारी लाइन सपोज 200 किलोमीटर की है, 200 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो सेक्शन पोल जो बनेंगे वो
कितने कितने दूरी पे बनेंगे। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सेक्शन पोल बनाया जाता है। सेक्शन पोल इसलिए बनाया जाता है कि बाय द वे कोई पूरी लाइन में यदि कहीं पे भी फॉल्ट आता है, किसी सेक्शन में फॉल्ट आता है, 2.5 किलोमीटर पे जब हम डिवाइड कर देंगे तो सपोज हमारा किसी सेक्शन में फॉल्ट आ गया, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर, तो इधर जो हमारा 25 किलोमीटर की दूरी का एरिया होगा ये पूरा बंद हो जाएगा। तो ये पूरा बंद ना हो करके हमारा जो एरिया होगा 2.5 किलोमीटर के अंदर ही अगर कहीं फॉल्ट है तो वो हम फाइंड आउट करके उस सेक्शन को अलग करके वहाँ रिपेयर हम कर सकते हैं और इधर की लाइन हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। अगर हम ये ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी लाइन को बंद करना होगा, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है कंज्यूमर्स को। अब देखिए ये सेक्शन पोल है, कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। एक मिनट, ये पूरा सेक्शन पोल आपका है यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्रेसिंग बारबेड और इसकी लंबाई सब कुछ, जैसे लंबाई डिपेंड करेगी 11 kV की लाइन है, 33 kV की है, 66 kV है, कौन सी लाइन है उसके आधार पे। उसके बाद में ये एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस है। उसके बाद में इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट वाशर लगेगा, ये ज़रूरत होगी आप जो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे वहाँ पे। ये आपका स्ट्रेन इंसुलेटर होता है, ये पिन टाइप होता है ऊपर, और यहाँ पे डेंजर प्लेट भी लगाते हैं। इधर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। और ये सीमेंट कंक्रीट से मढ़ा हुआ रहता है ज़मीन के अंदर। लगभग पूरे पोल की लंबाई का 1/6 भाग अंदर लगाया जाता है ज़मीन के। अब नेक्स्ट है आपका टर्मिनल पोल और इसका संरचना कैसी होती है। टर्मिनल पोल हम बोलते किसको हैं, तो क्लियर कट आप ये समझ लीजिए कि टर्मिनल पोल जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है एक पोल वहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे लाइन एंड होती है वो एंड वाला जो पोल होगा वो टर्मिनल पोल कहलाएगा, स्टार्ट वाला जो पोल होगा वो टर्मिनल पोल कहलाएगा। तो टर्मिनल पोल आर यूज्ड वेयर लाइन शुड बी स्टार्टेड एंड एट द एंड ऑफ द लाइन। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। तो जहाँ से लाइन शुरू होगी वहाँ पर भी हम स्टे वायर यूज करेंगे, जहाँ पे लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे भी जो हमारा खंभा होता है उसके साथ में स्टे वायर, स्टे सपोर्ट ज़रूर यूज करते हैं। तो ये पूरी संरचना है टर्मिनल पोल की, इस टाइप का होता है ये। आप इसको देख सकते हैं, ये 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी ड्राइंग शीट पे ज़रूर बना लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा थ्योरी और बचा हुआ है उसको, उसके बाद में हम क्वेश्चन पे की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।